Hello students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. So in the previous episode we have finished till question 10.5 of chapter Wave Optics. Here we are going to start from question 10.6. So let's start the lecture with the motivational quote. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10.6. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप टेक्स्ट बुक ओपन करके क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. बोला गया है अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ टू वेवलेंथ 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर is used to obtain the interference fringes in Young's double slit experiment. यहाँ पर दो वेवलेंथ्स लिया गया है 650 और 520 नैनोमीटर का, जिससे कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्टेन किया गया है थ्रू Young's double slit experiment. Find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maxima for the wavelength 650 नैनोमीटर. तो क्या बोला गया है यहाँ पर कि जो हमारा ये है 650 नैनोमीटर पे 650 नैनोमीटर का अगर वेवलेंथ जो है उससे अगर फ्रिंजेस फॉर्म होंगे, अगर ये दो होल से पास निकलती है, तो हमें बोला गया ये हमारा क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा से हमारा जो है वो जो थर्ड फ्रिंज बनेगा, थर्ड फ्रिंज इनके इंटरफेरेंस से जो थर्ड फ्रिंज बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा, ये बोला गया है. और वेवलेंथ हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, सॉल्यूशन ए देखने के लिए हम देख ले सकते हैं कि वेवलेंथ हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं. इसमें देखिए वेवलेंथ हम यूज़ कर रहे हैं 650 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं. इसमें हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स एंड स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस नहीं गिवन है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो स्मॉल डी एंड कैपिटल टी के टर्म्स में रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना हम एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बोला गया है ये सपोज कीजिए ये सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा से कितने डिस्टेंस पे ये जो बन रहा है ना, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज बन रहा है. तो n = 3. अगर आपने इसके प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं 10.6 से पहले, तो आपको मालूम होगा कि हमारा जो ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या होती है. मैंने पिछले क्वेश्चंस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो हम जानते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास कंडीशन है n लैम्डा डी बाय डी. अब ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं तो 3 लैम्डा डी बाय डी. एंड व्हाट इज लैम्डा हेयर, 650 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. मैं अभी इसको कोई ज़रूरत नहीं है तो मैंने नैनोमीटर्स के टर्म्स में ही छोड़ दिया. इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी, 6 3 18 प्लस 50 × 3 150, तो 950 डी बाय डी. ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा. इस डिस्टेंस पे मेरी क्या बनेगी, थर्ड ब्राइट फ्रिंज बनेगी. इसी तरह से अगर ये डार्क फ्रिंज पूछते तो भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे. डार्क फ्रिंज के लिए हमारी यहाँ कंडीशन क्या हो जाती है वो आपको याद रहना चाहिए, 2n-1 लैम्डा बाय 2 डी बाय डी. तो ध्यान रखिएगा कितने डिस्टेंस पे डार्क फ्रिंज फॉर्म होगा या कितने डिस्टेंस पे ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगा, कुछ भी पूछ सकते थे. अभी नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा. अभी भी यही है, फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू द बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड. हमें दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस निकालना है और उनको इक्वल कर देना है. तो हम पहले इस वेवलेंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर इस वेवलेंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे. सपोज कीजिए फॉर वेवलेंथ, ठीक है, फॉर वेवलेंथ 650 nm के लिए जो हमारी ब्राइट फ्रिंज बन रही है वो n लैम्डा 1, इसको हम लैम्डा 1 ले लेते हैं, ठीक है, लैम्डा 1 डी बाय डी बन रही है, ठीक है. सो व्हाट इज लैम्डा 1, लैम्डा 1 इज 650, ठीक है, डी बाय डी, दैट इज नैनोमीटर. ये ब्राइट फ्रिंज बन रही है मेरी कितने, xn डिस्टेंस पे फॉर द वेवलेंथ 650 नैनोमीटर. अब मैं लूँगी फॉर वेवलेंथ, ठीक है, फॉर वेवलेंथ
520 नैनोमीटर। तो 520 नैनोमीटर के लिए सपोज करते हैं mth फ्रिंज जो है वो ब्राइट फ्रिंज है, तो XM क्या हो जाएगा, m लैम्डा 2 d/d, ठीक है। सो XM कितना हो जाएगा मेरा, m लैम्डा 2 मीन्स 520 d/d नैनोमीटर। अब मुझे क्या कंडीशन दी है, बोलिए क्या कंडीशन दी है, इसकी ब्राइट फ्रिंज, मतलब इसकी जो nth ब्राइट फ्रिंज है और इसकी जो mth ब्राइट फ्रिंज हमने लिया है, ये दोनों क्या कर रही है, कोइंसाइड करेगी। कितने लीस्ट डिस्टेंस पे ये कोइंसाइड करेगी, मतलब इसकी कौन सी फ्रिंज होगी और इसकी फर्स्ट कौन सी फ्रिंज होगी जो एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। तो उसके लिए कंडीशन क्या दी हुई है, xn इजिकल्स टू xm, तभी वो कोइंसाइड कर सकती है। तो ये हम लिख सकते हैं, दिस इज द गिवन कंडीशन। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए n इंटू 650 अपॉन d/d इज इक्वल्स टू, नैनोमीटर से नैनोमीटर वैसे ही कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वो लिखिए, कैंसिल कर दीजिए जैसे भी। तो n/m मेरा क्या हो गया, 520 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 650। तो ये मैं कट करूँगी तो n/m विल बी 4/5। तो इसका मतलब इस वेवलेंथ के साथ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज और इस वेवलेंथ की जो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है वो कोइंसाइड करेगी। अब लीस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लीस्ट डिस्टेंस अगर n की वैल्यू 4 कंसिडर करते हैं तो हम इस वेवलेंथ को लेंगे, अगर फ्रिंज अब फिफ्थ कंसिडर करते हैं तो आप इस वेवलेंथ को लेंगे, सेम ही डिस्टेंस आएगा क्योंकि वो कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है। तो मैंने n इजिकल्स टू 4 लिया, तो कितने डिस्टेंस पे, ये 4 इंटू 650 अपॉन d/d नैनोमीटर। तो ये कितना हो गया मेरा, इस वेवलेंथ के साथ ये कितना हो जाएगा मेरा, 6 इंटू 520 2600 d/d नैनोमीटर। मीन्स इतने डिस्टेंस पे हमारी जो दोनों फ्रिंजेस हैं, दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस, इस वेवलेंथ की और इस वेवलेंथ की जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो कोइंसाइड करेगी। अगर आप m की वैल्यू 5 लेते तो आप इसमें पुट करते m5, तो आपका जो x5 है वो आपका 2600 d/d आता। तो इतने डिस्टेंस पे हमें पता चला कि जो लीस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, जहाँ पे ये दोनों वेवलेंथ्स की जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो कोइंसाइड करेंगी। आगे भी कोइंसाइड कर सकती है बट मिनिमम डिस्टेंस जो है, जो फर्स्ट टाइम वो दोनों कोइंसाइड करेगी वो इस डिस्टेंस पे है। तो स्टार्ट करते हैं 10.7। देखिए 10.7 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एंगुलर विड्थ है फ्रिंज का 0.2 डिग्री और वो स्क्रीन से 1 मीटर अवे है, वेवलेंथ 600 नैनोमीटर की यूज़ की जा रही है। एंगुलर विड्थ क्या होगा अगर एंटायर एपरेटस को हम वाटर में डाल देते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो कितनी है, 0.2 डिग्री। तो न्यू एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगी अगर हम उसको वाटर में उसको अपरेटर्स को इमर्स कर देते हैं। तो देखिए चाहे लीनियर विड्थ हो या एंगुलर विड्थ हो, लीनियर विड्थ क्या होती है, बीटा इजिकल्स टू लैम्डा d/d, ठीक है। और अगर मैं बीटा बाय डी कर लूँ तो ये मेरा λ/d होगा, इसको ही हम एंगुलर विड्थ कहते हैं। तो एंगुलर विड्थ हो या लीनियर विड्थ हो, अगर हम किसी और मीडियम में इंसर्ट कर देते हैं तो वो 1/μ टाइम्स हो जाती है। एंगुलर विड्थ भी क्या हो जाएगी, 1/μ टाइम्स हो जाएगी। ओके, सो न्यू एंगुलर विड्थ क्या होगी, 1/μ टाइम्स। एंगुलर विड्थ हमें 0.2 दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में उसको इंसर्ट कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा। तो इट विल बी 3 इंटू 0.2 अपॉन 4, 3/4 इज योर 0.7, 5 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.1 डिग्री। तो न्यू एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या आ जाएगी उसकी,
0.1 डिग्री। आप चाहे तो इनको रेडियंस में कन्वर्ट करके कीजिए, बट हमारा आंसर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डिग्री में हो या हमारा रेडियन में हो। जनरली हम क्वेश्चन करने के लिए उसको ये एसआई सिस्टम में करने के लिए उसको डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, बट यहाँ हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी उसकी, इसलिए मैंने उसको नहीं किया। अगर इस क्वेश्चन में आपका लीनियर फ्रिंज नॉर्मल फ्रिंज विड्थ भी दिया होता, मान लीजिए नॉर्मल फ्रिंज विड्थ दिया होता 1.27 या कुछ भी, एंड उसको वाटर में इमर्स कर दिया गया है, तो न्यू फ्रिंज विड्थ बताइए, तो आप उसको क्या कर देते, जो भी वैल्यू दी होती डिवाइड बाय म्यू कर देते। तो इस तरह से चाहे एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोला हो या लीनियर फ्रिंज विड्थ बोला हो, आप उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करके न्यू फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं, अगर किसी और दूसरे मीडियम में उसको डाल देते हैं तो। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, व्हाट इज द ब्यूस्टर्स एंगल फॉर एयर टू ग्लास ट्रांजिशन। देख लेते हैं ज़रा ब्यूस्टर्स एंगल होता क्या है। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, ग्लास है, ठीक है। लाइट रे क्या होगी हमारी, अगर इस पे अनपोलराइज्ड लाइट जो है फॉल होती है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट फॉल होती है, तो इसमें क्या होगी, कुछ लाइट इसकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड कुछ लाइट जो होगी इसकी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। कुछ लाइट इसकी, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो अच्छा ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। किस एंगल पे मैं लाइट को फॉल करूं, ध्यान देखिए ये हमारी क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट कैसी होती है, जो कि जिसको का वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, ऑल डायरेक्शन में होता है। अगर लाइट रेज को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं सो दैट इट वाइब्रेट ओनली इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो पोलराइज्ड लाइट होती है। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट को हम कितने एंगल से थ्रो करें, कितने एंगल से इंसिडेंट करवाएं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्टेड वन बिकम्स फुली पोलराइज्ड। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट होगा और कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्टेड वाली जो है वो फुली पोलराइज हो जाए, उस एंगल को हम ब्यूस्टर्स एंगल बोलते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ब्यूस्टर्स ने अकॉर्डिंग टू ब्यूस्टर्स लॉ हम क्या कह सकते हैं, tan IP = म्यू होता है। मतलब इस एंगल से अगर हम लाइट को फॉल करें तो ये जो अनपोलराइज्ड लाइट जो है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम फुली पोलराइज्ड, ऐसा हो जाएगा। तो tan IP = म्यू। अच्छा यहाँ पे म्यू हमें 1.5 बोला है और IP मुझे फाइंड करना है, तो tan IP = 1.5, ठीक है। tan IP = मेरा क्या हो जाएगा 1.5, और मैं कह सकती हूँ IP विल बी tan इनवर्स 1.5। तो ये मेरा एंगल हो जाएगा जिस एंगल से मैं उस लाइट को क्या करूँगी, लाइट को इंसिडेंट करूँगी कि मेरी जो ये है रिफ्लेक्टेड वन बिकम फुली पोलराइज्ड। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10.9। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक हमारे पास क्या है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लाइट जो है इस पे फॉल हुई है कितने की, 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग की फॉल हुई है। What are the wavelength and the frequency of reflected light? तो लाइट क्या हो रही है, इस पर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी गई है क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका वेवलेंथ जो होता है सेम होता है इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ के। तो इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट फॉल हो रही है उसका वेवलेंथ कितना है हमारा 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उसका वेवलेंथ भी सेम होगा।
अगर रिफ्रैक्ट होता तो वेवलेंथ को म्यू से, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देते उस जो भी मीडियम होता है ना। लेकिन रिफ्लेक्शन में तो वेवलेंथ, वेलोसिटी सब सेम रहती है। ओके, ऐसा हम इसी चैप्टर में प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अच्छा, तो वेवलेंथ हमारा कितना आ गया रिफ्लेक्टेड का, 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये वेवलेंथ आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेलोसिटी, लाइट भी सेम ही रहेगा उसमें। ठीक है, वेलोसिटी और वेवलेंथ सेम रहता है। और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है, चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी तो दोनों कंडीशन में सेम रहता है, लेकिन वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होते हैं। बट रिफ्लेक्शन में वो भी सेम रहता है। जिस लाइट की वेवलेंथ और जिस लाइट जो भी वेलोसिटी है फॉल हो रही है, सेम रिफ्लेक्शन का भी वेवलेंथ और वेलोसिटी होगा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3 × 10⁸। वेवलेंथ चाहे इंसिडेंट की ले लीजिए चाहे रिफ्लेक्टेड की ले लीजिए, एक ही बात है, विच इज़ 5000 इंटू 10⁻⁻10। अब इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कीजिए, इसको मैं 300 कर लेती हूँ, 300 इंटू 10⁻6, और ये कितना हो जाएगा मेरा 10⁻, ये मेरा हो गया 3 and 7, 7 goes up plus 7 upon 5, तो इट इज़ 60 इंटू 10⁻13 और 6 इंटू 10⁻14 बोल सकते हैं आप हर्ट्स। कैलकुलेशन कर लीजिए, जैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई मेरी, ये 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स जो हो गया उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। और वेवलेंथ, ये दोनों चीज़ें हमसे पूछी थी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वो मेरा निकल गया। For what angle of incidence is the reflected ray normal to the incident ray? बोला है किस एंगल से इंसिडेंट हो कि हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्टेड रे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब आई और आर क्या हो जाए, दोनों का सम 90 डिग्री हो, मतलब ये रे इस रे के परपेंडिकुलर हो जाए। अब हम जानते हैं एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम इसको आर को आई से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इंसिडेंस एंगल कितना हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, एट 45 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे। तो अगर हम 45 डिग्री से लाइट को फॉल कराएं तो हमारा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10.10। एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच द रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रॉक्सीमेशन फॉर अपर्चर ऑफ 4 मिलीमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर। क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, इसमें बोला है किस डिस्टेंस तक आपकी रे ऑप्टिक्स गुड अप्रॉक्सीमेशन देगी इस अपर्चर के लिए, इतने वेवलेंथ के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऑब्स्टिकल है, तो जब भी लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है, हमें पता है लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है, लेकिन जब भी उसके आगे कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है देन वो उसके कॉर्नर से बेंड कर जाती है। इस फिनोमिना को ही हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई अपर्चर जो है इस साइज का उसके आगे आया है तो लाइट रे क्या हो जाएगी, हमारी बेंड हो जाएगी। लेकिन बेंडिंग से पहले वो कितना मिनिमम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसे हम बोलते हैं, उस डिस्टेंस को हम फ्रेस्नेल डिस्टेंस बोलते हैं। एंड उस डिस्टेंस के लिए रे ऑप्टिक्स जो है गुड अप्रॉक्सीमेशन देता है। तो वही डिस्टेंस हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये हमारा अपर्चर है, लाइट जो है वो 21 वेवलेंथ की 400 nm की लाइट फॉल हो रही है। तो द रे ऑप्टिक्स जो है, रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रॉक्सीमेशन मीन्स, ठीक है, अप टू अ डिस्टेंस, ठीक है, कॉल्ड फ्रेस्नेल डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस तक के लिए वो अच्छा अप्रॉक्सीमेशन देती है,
टिल अप टू अ डिस्टेंस, ठीक है, कॉल्ड फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो वहाँ तक के लिए जो है लाइट हमारी स्ट्रेट ट्रैवल करेगी एंड देन डिफ्रैक्शन विल स्टार्ट। तो वही मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है जब तक वो स्ट्रेट ट्रैवल करे, ठीक है। वो फ्रेस्नेल डिस्टेंस हमारा कितना होता है, a² अपॉन लैम्डा। तो बस ये डिस्टेंस हमें इसमें फाइंड आउट करना है। सो a क्या है हमें इसमें, a अपर्चर का विड्थ है विच इज़ 4 × 10⁻³ मीटर और वेवलेंथ है 400 × 10⁻⁹ मीटर। ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 10⁻⁹, so it is 16 × 10⁻⁻6, 400 × 10⁻⁹, ओके, -9, तो ये हो जाएगा मेरा 40। तो ये मेरा फ्रेस्नेल डिस्टेंस आ जाएगा। इस डिस्टेंस तक के लिए रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रॉक्सीमेशन, दैट गिव्स द रे ऑप्टिक्स विल गिव द गुड अप्रॉक्सीमेशन। So here we have finished problems till 10.10. In the next episode we will be covering from 10.11. So till then, keep practicing.